एज सी, और एक फॉर्म है जिसमें वो कैटलिस्ट एसोसिएट हो चुका है किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ और इंटरमीडिएट बना चुका है। तो टोटल कैटलिस्ट आपने ओरिजिनली डाला कितना था, C0। इसी टाइम पे अगर आप देखें कि C0 किस फॉर्म में है, तो कुछ उसमें से फ्री फिर रहा होगा, कुछ कॉन्जुगेट बना चुका होगा, तो दोनों का सम लूंगा तो ओरिजिनल कंसंट्रेशन रिकवर हो जाएगी। अब उसके बाद हम कहते हैं कि इन दोनों में से कोई एक चीज ट्रू है, या ये वाली dx/dt इक्वल टू 0, यानी कि ये जो कंसंट्रेशन कॉन्जुगेटेड है इट इसेंशियली स्टेज कांस्टेंट इन द सिस्टम। एक ये है। दूसरा तरीका इसी के अंदर ये है कि वी कैन एज्यूम कि ये जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है, रिएक्टेंट A प्लस कैटलिस्ट C फॉर्म्स द इंटरमीडिएट, ये वाला प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम है। देखो, इन दोनों में से कोई एक हमने एज्यूम करनी है, या ये या ये। अगर dx/dt इक्वल टू 0 एज्यूम कर लें तो भी ठीक है, ये वाली एज्यूम करें तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि किसी भी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इन दोनों के कांस्टेंट्स ले लिए जाए, K1/K2, और अल्टरनेटिवली इट कैन आल्सो बी रिटन एज concentration of products raised to power stoichiometric coefficients divided by concentration of reactants raised to power stoichiometric coefficients। यहां पे चूंकि सबका कोएफिशिएंट 1 लिखा हुआ है तो आई कैन सिंपली राइट x रेज टू पावर 1, a रेज टू पावर 1, c रेज टू पावर 1। तो टाइप 1 और टाइप 2 में फंडामेंटल फर्क मौजूद है। यहां पे हम एज्यूम करते हैं टाइप 1 में कि इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन स्मॉल है। टाइप 2 में ऐसी एग्जम्पशन नहीं है, इंटरमीडिएट का स्मॉल होना रिक्वायर्ड नहीं है टाइप 2 में। dx/dt इक्वल टू 0, सूडो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन टाइप 1 में हमेशा ली जाती है, टाइप 2 में ऑप्शनल है। या सूडो स्टेडी स्टेट एज्यूम कर लें या इक्विलिब्रियम एज्यूम कर लें, दोनों में से कोई एक चीज एज्यूम करनी है। ठीक है, अब हम इन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं ऑन अ मैकेनिज्म। सो वी हैव एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल का मतलब है द रिएक्शन गोज ओनली इन वन डायरेक्शन, A प्लस B गोज टू प्रोडक्ट AB। ठीक है, हैज बीन स्टडीड काइनेटिकली एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि RAB, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, RAB has been found to be well correlated by the following rate equation, RAB is equal to KCB square, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ CA। अब ये इक्वेशन मुझे कितनी इंफॉर्मेशन दे रही है, ये कह रही है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू KCB स्क्वेयर्ड। B का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था, एक्सपोनेंट 2 आ गया, स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन और रेट इक्वेशन मैच नहीं कर रहे। A का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहां पे CA रेज टू पावर 0 यानी कि 1, इंडिपेंडेंट ऑफ CA का मतलब है यहां पे CA रेज टू पावर 0 है, तो यहां पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहां पे एक्सपोनेंट 0 है, रेट इक्वेशन मैच नहीं कर रही। जब रेट इक्वेशन और स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन मैच ना करें इट मींस द रिएक्शन इज नॉन एलिमेंट्री। तो हालांकि बहुत सिंपल सी इक्वेशन लग रही है A प्लस बी गोज टू AB, बट रेट इक्वेशन जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखी तो हमें पता चला कि स्टाइकोमेट्री और रेट इक्वेशन एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहे, एंड देयरफॉर इट मींस माय रिएक्शन इज नॉन एलिमेंट्री। अब हमने प्रपोज करना है कैसे इस मैकेनिज्म को हम लिखें कि ये वाली रेट इक्वेशन हमें मिल जाए। इसके मल्टीपल एलिमेंट्री स्टेप्स लिखे जाएं
उनकी रेट्स लिखे जाएं, उन रेट इक्वेशंस को कंबाइन किया जाए यूजिंग वन ऑफ दीज अप्रॉक्सीमेशंस, एंड देन द simplified form should look like this. How do we do that? अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री होता, ये वाला a प्लस बी गोज टू ए बी, तो रेट क्या होना था? रेट होना था जी के सी ए सी बी। एक्चुअली रेट क्या है? के सी बी स्क्वेयर। दोनों मैच नहीं किए, मींस नॉन एलिमेंट्री। ये चीज यहां पे एक्सप्लेन की गई। अगर एलिमेंट्री होता तो के सी ए सी बी होना था, एक्चुअली ये नहीं है। मैकेनिज्म हम प्रपोज कर रहे हैं 2 स्टेप। लेट्स अज्यूम रिएक्शन बिगिंस विद ए, 2 मॉलिक्यूल्स ए के कंबाइन होते हैं और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देते हैं A2 स्टार। अब ये एक प्रपोजल है, वी डोंट नो दैट कि ये ट्रू है या नहीं। वी विल टेस्ट इट। 2A goes to A2 star, और ये जो A2 स्टार है, it then reacts with B. As a result it forms A and the product AB. तो हमने कहा कि एक्चुअली ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है, एक स्टेप में इंटरमीडिएट बन रहा है और एक स्टेप में वो इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट को अटैक करके प्रोडक्ट बना रहा है। दोनों रिएक्शन जो हैं वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं, जब तक आपके पास कोई कंक्रीट एविडेंस ना हो। दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर। हर रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे खुद पता चल जाएगा कि जी रिवर्स होना था या नहीं होना था, लेकिन नॉर्मली हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हर रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होगा। अब अगर मैं इनको ब्रेक डाउन करके लिखूं तो ये टोटल 4 रिएक्शन बनते हैं। 2A goes to A2 star with rate constant K1। इसका रिवर्स है A2 स्टार goes to 2A, इसका रेट कांस्टेंट है K2। ये यही रिएक्शन दोबारा लिखा है ब्रेक करके। इसी तरह A2 स्टार प्लस B goes to A प्लस AB, ये रिएक्शन K3 रेट कांस्टेंट के साथ, और इसका रिवर्स है A प्लस AB गोज टू A2 स्टार प्लस B, ये इसका रिवर्स। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये 4 एलिमेंट्री स्टेप्स की बेस पे कहा कि जी ये मैकेनिज्म हमें लगता है कि शायद है, बिकॉज दीज आर एलिमेंट्री। इनका रेट लिखा जा सकता है। तो पहले स्टेप का रेट होगा K1 CA स्क्वेयर्ड, दूसरे का रेट होगा K2 CA2 स्टार, तीसरे का होगा K3 CA2 स्टार CB, चौथे का होगा K4 CA CAB। ठीक है, हर एक का रेट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। सिर्फ रिएक्टेंट्स आएंगे और उनके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो हैं वो पावर में चले जाएंगे और रेट कांस्टेंट लिखा जाएगा। तो इसका K1 कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर्ड, K2 कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, K3 कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B, K4 कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ AB। ठीक है, अब इस सब में से हमने इकट्ठा करना है प्रोडक्ट का रेट। क्यों? क्योंकि हमें जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दी गई है वो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन की है, RAB। तो ये 4 इक्वेशंस में से मैंने RAB का रेट इकट्ठा करना है। RAB बनता है इस इक्वेशन में, कंज्यूम होता है इस इक्वेशन में। तो जहां पे बन रहा होता है उसका साइन आएगा पॉजिटिव, जहां पे कंज्यूम हो रहा होगा उसका साइन आएगा नेगेटिव। यहां से RAB बन रहा है AB, दैट मींस कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस, तो प्लस साइन के साथ टर्म आएगी।
यहां पे कंज्यूम हो रहा है नेगेटिव साइन के साथ, नेट कितना होगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू rate of this reaction, which is K3, concentration of A2 star, concentration of B, minus rate of this reaction, which is K4, concentration of A, concentration of AB. पहले दोनों के अंदर ये स्पीशीज इन्वॉल्व ही नहीं है, ये जो AB स्पीशीज है इस रिएक्शन में नहीं है, इस रिएक्शन में नहीं है, तो इनका रेट नहीं आना, सिर्फ ये वाली दो रेट्स आने हैं। So this is what it looks like. हमारे मैकेनिज्म की बेस पे हम कहते हैं कि RAB का एक्सप्रेशन इस तरह का होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटली वो कहते हैं कि जी ऐसा होना चाहिए, KCB स्क्वायर। हम कहते हैं कि जी ऐसा होना चाहिए, K3 A2 स्टार B, K4 AB। अब ये दोनों टर्म्स तो डेफिनेटली पहले जैसे रेट इक्वेशन की तरह की नहीं लग रही, देन व्हाट डू वी डू? इस वाले में ये जो इक्वेशन 18 है, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें एक इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट वो क्वांटिटी है जिसको आप एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते। B, concentration of B is not a problem, we can measure it. Concentration of A, we can measure it. Concentration of AB, it's a product, we can measure it. But ये जो A2 स्टार की कंसंट्रेशन है, इसको मेजर करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, तो हमें इसको इलिमिनेट करना है इस इक्वेशन में से, और इसको कन्वर्ट कर देना है इन टर्म्स ऑफ B, A, AB, जिनको हम मेजर कर सकें। बेसिकली नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज को मेजरेबल में कन्वर्ट करना है। अब A2 स्टार कहां कहां आ रहा है? पहली इक्वेशन में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, सब में मौजूद है। अगर मैंने A2 स्टार का रेट लिखना हो, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2 स्टार, तो मैं लिखूंगा पहले रिएक्शन में बन रहा है, दूसरे में कंज्यूम हो रहा है, तीसरे में कंज्यूम हो रहा है, चौथे में बन रहा है। तो ये पॉजिटिव टर्म होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, ये भी नेगेटिव होगी। ये मैंने RA2 स्टार लिख दिया। पहले रिएक्शन से पॉजिटिव, दूसरे से नेगेटिव, तीसरे से नेगेटिव, चौथे से पॉजिटिव। ठीक है, और हम कर सिर्फ इतना रहे हैं कि A2 स्टार को इलिमिनेट करना चाहते हैं फ्रॉम द इक्वेशन। ये हमने उसका रेट लिख दिया। अब आए इस अप्रोक्सीमेशन पे। जो इंटरमीडिएट होता है सूडो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में, इट इज स्मॉल एंड इट्स रेट ऑफ चेंज इज 0। तो अगर आप अपनी रेट की डेफिनेशन याद करें इस चैप्टर के शुरू में से, रेट इज बेसिकली माइनस RA इज इक्वल टू -1/V dNA/dt, और अगर मैं V को NA के साथ कंबाइन कर दूं तो रेट इज इक्वल टू -dCA/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब हमने ये कहा है dx/dt, तो बेसिकली हम कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट इज अप्रोक्सीमेटली 0। यही अप्रोक्सीमेशन हम यहां लगा रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंटरमीडिएट शुड बी 0। इसको 0 किया, बाकी इक्वेशन रीअरेंज कर ली। और रीअरेंज किस लिए करनी है? ताकि A2 स्टार सारा एक तरफ इकट्ठा हो जाए और बाकी सब कुछ दूसरी तरफ आ जाए। इस टर्म में A2 स्टार नहीं है, ये इधर ही रहेगी। इस टर्म में A2 स्टार नहीं है, ये भी इधर ही रहेगी। ये दोनों टर्म्स हैं जिनमें A2 स्टार है,
इनको मैं लेफ्ट पे ले जाऊंगा, इसमें से K2, इसमें से K3B, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दूंगा। तो बेसिकली इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया, दैट इज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद रीअरेंज किया ताकि A2 स्टार एक तरफ आ जाए, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ चला जाए। अब इसके अंदर आप देखें राइट साइड पे क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये सारी क्वांटिटीज मेजरेबल है। इसको हम बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पे K2 स्टार, जहां पे हमारी इक्वेशन में मसला था RAB इज इक्वल टू K3, यहां पे A2 स्टार की जगह जो हमने इक्वेशन डिराइव की है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाकी ऑलरेडी सॉल्व। ये सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब ये हमारी फाइनल रेट इक्वेशन बन गई है। हमें चाहिए क्या था, RAB इज इक्वल टू KCB स्क्वायर, और हमारी इक्वेशन जो है वो है जी RAB इज इक्वल टू दिस। ये अच्छी खासी कॉम्प्लिकेटेड है उसके मुकाबले में। हमेशा ऐसा ही होगा, जब भी आप एलिमेंट्री रिएक्शंस के साथ पूरा मॉडल डेवलप करेंगे, योर रेट इक्वेशन विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। अगला स्टेप क्या होगा, सिंप्लीफाई दिस। और सिंप्लीफाई की सबसे आसान तरीका यह है कि शुरू में हमने एज्यूम किया था कि हर रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो सकता है और रिवर्स भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी है, रिवर्स भी है। व्हाट इफ एक रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड हो सकता है, रिवर्स नहीं हो सकता। अगर ये वाला रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड होता हो, रिवर्स ना होता हो, तो इसका मतलब है K2 इक्वल टू 0। अगर ये वाला सिर्फ फॉरवर्ड होता हो तो K3 है, रिवर्स ना होता हो तो K4 इक्वल टू 0। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे बारी बारी। लेट्स से हम एज्यूम करते हैं पहला रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड है, रिवर्स नहीं है। एज अ रिजल्ट K2 may be assumed very very small. If K2 is very small, then यहाँ पे K1 है, K3 है, K2, ये K2 वेरी स्मॉल है तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। डिनोमिनेटर में K2 स्मॉल है, खत्म हो जाएगा। ये वाला K3, ये वाला K3 कैंसिल हो जाएगा, B से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 1/2 K1 A स्क्वायर। एंड नाउ यू सी, अब ये छोटी सी इक्वेशन रह गई है। दूसरा केस हम कहते हैं K2 स्मॉल नहीं है, K4 स्मॉल है, क्योंकि ये भी तो रिवर्स रिएक्शन ऐसा पॉसिबल था ना कि ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड होता, रिवर्स ना होता। तो इन दिस केस इधर K1 K3 दोनों रहेंगे, K2 K4 सिर्फ ये टर्म खत्म हो जाएगी, K2 K3 ये भी दोनों रहेंगे। तो अब आपकी इक्वेशन ये है। 23 और 24 इनको हमने कंपेयर करना है अपनी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से। RAB इज इक्वल टू KCB स्क्वायर। और यहां पे आई है, ये वाली तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल मैच नहीं कर रही। ये वाली बहुत क्लोज है, लेकिन उधर CB स्क्वायर था, इधर CA स्क्वायर्ड है। इसका मतलब है मैच ये भी नहीं की, लेकिन फॉर्म क्लोज है। इसका मतलब है मैकेनिज्म जो आपने प्रपोज किया था ये वाला, ये सही मैकेनिज्म नहीं है। हमने एज्यूम किया था कि A एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है और रिएक्शन उधर से चलता है। अब दूसरा मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं
उसमें हम प्रपोज करेंगे कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है लेकिन बी से बनता है, टू बी गोज टू बी टू स्टार, और फिर बी टू स्टार प्लस ए गोज टू बी प्लस ए बी। तो मतलब रिएक्शन में इनिशिएशन बी की वजह से होती है, ए की वजह से नहीं होती। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 4 एलिमेंट्री स्टेप लिखेंगे, हम उनके रेट्स लिखेंगे, फिर हम प्रोडक्ट का रेट लिखेंगे, उसके अंदर यहाँ पे B2 स्टार आ रहा होगा, वो इंटरमीडिएट है, मेजरेबल नहीं है, उसको रिप्लेस करना है। तो देन यू विल राइट रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B2 स्टार। फिर आप सूडो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे, B2 स्टार का रेट 0 होना चाहिए। इस टर्म को आप रीअरेंज करेंगे, B2 स्टार वाली एक तरफ ले जाएंगे, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले जाएंगे, यू विल गेट एन एक्सप्रेशन दैट इज सिमिलर टू दिस। इसको आप फिर बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास इक्वेशन आएगी दैट विल बी सिमिलर टू दिस। और फिर आप कहेंगे कि जी अब यही जो प्रोसीजर आपने कि जी K1 और K2 K3 K4 फॉरवर्ड रिएक्शंस हो सकते हैं, रिवर्स नहीं हो सकते। आप इस इक्वेशन को अंडर दीज असम्पशंस सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन यू विल सी कि जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है क्या उनमें से कोई मैच करती है आपकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से। वो यहां पे आंसर दिया हुआ है कि ये जो रिएक्शन है ना, इस तरह, ये फाइनल आंसर है, करके आपने खुद देखना है। B प्लस बी गोज टू B2 स्टार, A प्लस B2 स्टार गोज टू AB प्लस बी। आप देखें इसमें K2 नहीं है, तो बेसिकली ये कह रहा है कि आप सारा प्रोसीजर रिपीट करें विद डिफरेंट सेट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस और उसके बाद K2 को 0 कर दें, तो देन यू विल गेट अ रेट इक्वेशन दैट विल बी सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन आपने यहाँ पे A प्लस बी गोज टू ए बी लिखा था, जिसका एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड रेट RAB इज इक्वल टू KCB स्क्वायर्ड था, नेचर में प्रोबेबली वो रिएक्शन ऐसे हो रहा है। और अब इसका जो मैंने पहले भी बात की, often a number of different equation types will fit a set of experimental data equally well. Hence, to avoid rejecting the correct mechanism, it is advisable to test the fit of the various theoretically derived equations to the raw data using statistical criteria whenever possible, rather than just matching equation forms. ये basically वही बात है जो मैंने कही कि multiple mechanism, multiple types ऑफ मैकेनिज्म्स जो हैं वो एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, नेचर में ऐसा पॉसिबल है। एंड देन वी डू नॉट रियली हैव कंक्लूसिव एविडेंस कि जी यही मैकेनिज्म है। देयर आर मल्टीपल कैंडिडेट्स, ऑल ऑफ देम वर्क अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अंडर डिफरेंट असम्पशंस। बहरहाल मैं आपको क्विकली इस मैकेनिज्म डेवलपमेंट का प्रोसीजर रिपीट करने लगा हूं। स्टेप 1 में propose a set of elementary reactions that produce the same product from the same reactant, जैसे हमने यहां पे किया। रिएक्टेंट्स सेम होने चाहिए, प्रोडक्ट सेम होने चाहिए और एलिमेंट्री मैकेनिज्म प्रपोज किया। ठीक है, हर एलिमेंट्री स्टेप का रेट लिखा, इसका रेट, इसका रेट, इसका रेट, इसका रेट। तो जितने एलिमेंट्री स्टेप्स होंगे हर एक का रेट आप लिख सकते हैं, बिकॉज स्टोइकोमेट्री एंड रेट इक्वेशन आर बेसिकली सेम।
इसके बाद अपने उस कंपोनेंट की रिस्पेक्ट से रेट लिखना है जिसके लिए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन अवेलेबल। इस केस में ए बी के लिए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन अवेलेबल थी, आर ए बी इज इक्वल टू के सी बी स्क्वेयर। अगर मुझे ए की रिस्पेक्ट से एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन अवेलेबल होती तो मैं रेट ए का लिख लेता, अगर बी की रिस्पेक्ट से होती तो मैं रेट बी का लिख लेता। लेकिन बेसिकली आपने रेट उसका लिखना है जिसके बारे में आपको एक्सपेरिमेंटली रेट इक्वेशन का पता है। जब भी आप ये रेट लिखेंगे देयर विल ऑलवेज बी सम इंटरमीडिएट्स इन दैट इक्वेशन। अगर इंटरमीडिएट नहीं होते ना तो वो रिएक्शन एलिमेंट्री हो रहा होगा। क्योंकि नॉन एलिमेंट्री प्रोसेस से गुजर रहा है इसलिए 100% गारंटीड है कि उस रेट इक्वेशन में जो आप लिखेंगे उसमें कोई ना कोई इंटरमीडिएट आ रहा होगा। अगले स्टेप में आपने उस इंटरमीडिएट को इलिमिनेट करना है। उसकी इलिमिनेशन का प्रोसीजर ये है कि पहले आप उस इंटरमीडिएट की रेट इक्वेशन लिखें, उसके बाद जो हमने आज दो अप्रॉक्सीमेशंस पढ़ी हैं, टाइप 1 और टाइप 2, इन दोनों में से कोई एक अप्रॉक्सीमेशन उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, या टाइप 1 हो जाएगी या टाइप 2 हो जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करें, इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, उस इक्वेशन को रीअरेंज करें, इंटरमीडिएट एक तरफ ले जाएं, बाकी सब कुछ जो मेजरेबल है वो दूसरी तरफ ले जाएं, और जो इक्वेशन यहां से निकले उसको बैक सब्स्टिट्यूट कर दें अपनी ओरिजिनल रेट इक्वेशन में। तो ये जो आपकी फाइनल रेट फॉर्म बनेगी, इट विल हैव ओनली मेजरेबल क्वांटिटीज ऑन द राइट साइड। लेकिन ये हमेशा मोर कॉम्प्लेक्स होगी कंपेयर टू योर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पे लास्ट स्टेप रिक्वायर्ड होगा, और वो ये कि इनमें से कौन से रेट कांस्टेंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और कौन से रेट कांस्टेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हमने एलिमेंट्री मैकेनिज्म प्रपोज किया 4 स्टेप्स की बेस पे, तो इस रेट ऑफ रिएक्शन में सारे आ गए हैं, K1 K2 K3 K4। क्वेश्चन ये है कि क्या ये सारे रेलिवेंट हैं या इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं और कुछ नेग्लिजिबल हैं। दूसरे लफ्जों में कौन सा रिएक्शन वाकई रिवर्सिबल है यानी कि दोनों डायरेक्शन में होता है, और कौन सा रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। तो हम बारी बारी जो रेट कांस्टेंट्स हैं उनको जीरो करके देखते हैं। एक को जीरो किया, इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, दूसरे को जीरो किया, इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, एंड सो ऑन, अनटिल हमारी जो प्रपोज्ड रेट इक्वेशन है वो एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन को मैच करनी शुरू कर दे। एट दैट पॉइंट उससे हमने एक पोटेंशियल मैकेनिज्म आइडेंटिफाई कर लिया है। मैं यहां पे स्टॉप करता हूं, कल हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखेंगे मैकेनिज्म सर्च की। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। एक्सक्यूज मी सर, आपने उस एग्जांपल में K2 को जीरो किया था, वो बता दें एक दफा। K2 को जीरो करने का बेसिक मतलब ये है कि आप एज्यूम कर रहे हैं ये रिएक्शन 2A गोज टू A2 स्टार फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो होता है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होता, या रिवर्सिबल नहीं है। आपको पता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, एक इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल वो है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, रिवर्सिबल वो है जो दोनों डायरेक्शन में होता है। तो जो रिएक्शन इररिवर्सिबल होता है उसमें रेट कांस्टेंट किसी एक डायरेक्शन में तो होता है, दूसरी डायरेक्शन में नेग्लिजिबल रेट कांस्टेंट होता है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन है क्या। अगर किसी रिएक्शन का रेट लिखना है तो उसके दो टर्म्स होंगे। कहाँ से आए हो? चलो शुरू में जाता हूं, देखें रेट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म एंड कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म।
इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन की टर्म्स रेज टू पावर समथिंग। अब कंसंट्रेशंस वाली टर्म कभी जीरो नहीं हो सकती। कंसंट्रेशन के जीरो होने का तो मतलब है कि ये स्पीशी वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो कंसंट्रेशन वाली टर्म जीरो कभी नहीं होती। अगर रेट जीरो है तो इसका मतलब है के जीरो होना चाहिए। दोनों में से कोई एक ही चीज जीरो हो सकती है ना। अगर माइनस आर ए जीरो है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है के जीरो होगा या सी ए जीरो होगा। सी ए कभी जीरो नहीं होता। कंसंट्रेशन है, मटेरियल मौजूद है, जब मटेरियल मौजूद है तो कंसंट्रेशन तो जीरो ना हुई, तो पीछे क्या बचा, रेट कांस्टेंट। इसलिए जब हम कहते हैं कि एक रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं हो रहा, तो आई एम सेइंग कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट नॉन जीरो है, रिवर्स डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट जीरो है। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है, ये देखें यहां पे उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी होगी। In searching for a model consistent with observed kinetics, we may, if we wish, restrict a more general model by arbitrarily selecting the magnitude of the various rate constants. Since equation 22, जो हमारी full rate equation है, it does not match equation 11, which is experimental observation. Let us see if any of its simplified forms will match. For example, if K2 is very small, which is equivalent to saying कि ये वाला रिएक्शन 2A goes to A2 स्टार में तो होता है, A2 स्टार वापस 2A में नहीं जाता, A2 स्टार कैन ओनली रिएक्ट विद B, स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज होके 2A में नहीं आ सकता। ये है K2 जीरो करने का मतलब। और इसी तरह K4 जीरो करने का मतलब ये है कि ए और ए बी मिलकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते। एक दफा प्रोडक्ट बन गई तो बन गई, दोबारा वो इंटरमीडिएट की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, और कुछ? सर आपने कहा कि K1 और K2 और K4 को हम जो है वो ज़ीरो कर सकते हैं। हम K1 और K3 को क्यों नहीं कर सकते, उनकी आपने बात क्यों नहीं की? देखो, कंसेप्चुअली तो आप हर रेट कांस्टेंट को जीरो कर सकते हैं बारी बारी। आपने अगर ट्राई करना है, यहाँ पे एक जनरल रेट इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन 22, और आप इसको सिंप्लीफाई करके देखना चाहते हैं कि कहीं ये मैच करेगी या नहीं, तो बेसिकली तो आप सारे कॉम्बिनेशंस भी जीरो कर सकते हैं। मतलब K1 भी जीरो कर दूं, K2 भी कर दूं, K3 भी कर दूं, K4 भी कर दूं, वन एट अ टाइम। ठीक है, वन एट अ टाइम के बाद आपका काम ना चले तो टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम के बाद ना चले तो थ्री एट अ टाइम, एंड सो ऑन। तो ये रियल लाइफ में ऐसा करना पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पे हमने नहीं किया बिकॉज देखें, लेट्स से ये हमने मैकेनिज्म प्रपोज किया है, अगर मैं K1 और K2 दोनों जीरो कर दूं, इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन तो है ही नहीं। तो बेसिकली मैं कह रहा हूं मेरा मैकेनिज्म है ही इतना, ये पूरा पार्ट ही नहीं है, सिर्फ ये मैकेनिज्म है। तो ये मैकेनिज्म स्टार्ट कैसे होगा, इसमें ये इंटरमीडिएट आएगा कैसे? इसको चलाने के लिए ये चाहिए। तो आप जब कोई रेट कांस्टेंट जीरो कर रहे होते हैं तो आप ये वाली केमिस्ट्री सोच के करते हैं। अगर मैं इंटरमीडिएट फॉर्मेशन 2A गोज टू A2 स्टार खत्म कर दूं, K1 जीरो करने का तो मतलब ये है, तो फिर इस रिएक्शन के लिए इंटरमीडिएट का सोर्स क्या होगा? जी सर, ओके, समझ आ गया। चलो,
ओके देन, सी यू ऑन फ्राइडे। अल्लाह हाफिज।